सर्दी सिर्फ मौसम नहीं होती, कभी कभी सर्दी हालात बन जाती है। वो हालात जहां आग जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती, ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं होता और बचाने के लिए पैसे नहीं होते। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठंड से नहीं मरते, बल्कि ठंड से लड़ना सीख जाते हैं। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास न ताकत थी, न पैसा, न सहारा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। यह कहानी है माधव की। रात बहुत लंबी थी और ठंड उससे भी ज्यादा बेरहम। झोपड़ी की दीवारों में दरारें थीं जिनसे हवा सीटी बजाती हुई अंदर घुस रही थी। माधव जमीन पर बैठा था। उसके सामने बांस की पतलियां बिखरी पड़ी थीं। उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं, लेकिन हाथ रुक नहीं रहे थे। सावित्री कांपती आवाज में, माधव, आग बुझ गई है। कोई बात नहीं, बस ये आखिरी जोड़ लगा लूं। एक कोने में नन्ही सिकुड़ी बैठी थी। अपने छोटे छोटे हाथों में सांस भरकर गर्मी खोज रही थी। नन्ही धीरे से, बाबा, बहुत ठंड है। माधव ने बेटी की तरफ देखा और अपनी पीड़ा निगल गया। सुबह की धुंध ने पूरे बाजार को अपने आगोश में ले लिया था। सूरज निकल तो आया था, लेकिन उसकी रोशनी में भी गर्मी नहीं थी। हवा ठंडी नहीं थी, चुभने वाली थी। लोग सिर झुकाए, हाथ जेबों में डाले, तेज कदमों से चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सिर्फ ठंड से नहीं, बल्कि गरीबी को छू जाने के डर से भी भाग रहे हो। इसी भीड़ के बीच माधव खड़ा था। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी मेहनत बिल्कुल नहीं। उसने अपने कंधे से टोकरा उतारा। टोकरा नहीं, मानो अपनी पूरी उम्मीद जमीन पर रख दी हो। माधव ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में पुकारा, मजबूत बांस की टोकरियां, हाथ से बनी हुई, घर के काम आएंगी, सालों चलेंगी। कुछ लोग रुके, नजर डाली और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। फिर एक आदमी ठिठका। ग्राहक एक रुककर ऊपर से नीचे देखते हुए, कितने की है? माधव की आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई। शायद आज किस्मत साथ दे दे। माधव धीरे लेकिन उम्मीद के साथ, 200 रुपए साहब, शुद्ध बांस है, खुद अपने हाथों से बनाई है। 200? अरे छोड़ो, इतनी ठंड में कौन टोकरियां लेता है। माधव कुछ कह सकता था, न शब्द गले में अटक गए। वह बस वहीं खड़ा रह गया, अपने सामान के साथ नहीं, बल्कि अपने हालात के बोझ के साथ। धुंध और गहरी हो गई और उस धुंध में माधव की आवाज और भी अकेली हो गई। उसने फिर से आवाज लगाई, माधव, हल्की थकी आवाज में, मजबूत बांस की टोकरियां। लेकिन इस बार बाजार ने सुना ही नहीं। शाम ढल चुकी थी। आसमान का रंग धीरे धीरे बुझते अंगारे जैसा हो गया था। माधव उसी रास्ते से लौट रहा था जिस रास्ते से सुबह उम्मीद लेकर गया था। उसके हाथ खाली थे, लेकिन कंधों पर थकान और मायूसी का बोझ था। झोपड़ी के पास पहुंचते ही उसने एक पल के लिए कदम रोक लिए। वह जानता था अंदर कोई सवाल उसका इंतजार कर रहा है। दरवाजा खुला। ठंडी हवा झोपड़ी में पहले से मौजूद थी। नन्ही एक कोने में बैठी थी, घुटनों को सीने से लगाए, अपनी हथेलियों में सांस भर भर कर थोड़ी सी गर्मी चुरा रही थी। माधव को देखते ही उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। नन्ही धीरे से, उम्मीद भरी आवाज में, बाबा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या मेरे लिए जैकेट ला दोगे? ये सवाल नहीं था, एक भरोसा था अपने बाबा पर। माधव रुक गया। उसने बेटी की तरफ देखा। उसकी फटी चप्पलें, नीले पड़ते हाथ और कांपते होंठ। उसके पास सच बोलने की हिम्मत थी, लेकिन सच बोलने का हक नहीं। माधव मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, जरूर बेटा, बहुत जल्दी। वह मुस्कान सच्ची नहीं थी, लेकिन मजबूरी की थी। नन्ही सब समझ गई थी। बच्चे बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन अपने माता पिता की मजबूरी अक्सर पहले समझ जाते हैं। नन्ही ने फिर कुछ नहीं पूछा। वह चुप हो गई। वह चुप्पी जो किसी चीख से ज्यादा तेज थी। माधव ने मुंह फेर लिया, क्योंकि अगर वह एक पल और देखता तो उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू उसकी झूठी मुस्कान को तोड़ देते। वह समझ चुका था ठंड सिर्फ बाहर नहीं है, ठंड अब उसके घर के अंदर भी उतर चुकी है। और यही एहसास माधव के दिल को धीरे धीरे चीर रहा था। रात और गहरी हो चुकी थी।
हवा अब और तेज चलने लगी थी, जैसे अंधेरे में कोई अदृश्य दुश्मन झोपड़ी के चारों ओर घूम रहा हो। झोपड़ी के भीतर सन्नाटा था, वह सन्नाटा जो अक्सर तूफान से पहले आता है। अचानक नन्ही ने करवट बदली। उसका शरीर कांप रहा था, माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। नन्ही कमजोर आवाज में, माँ, बाबा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सावित्री की नींद टूट गई। उसने नन्ही के माथे पर हाथ रखा और उसी पल उसका दिल बैठ गया। सावित्री घबराकर, हे भगवान, इतनी तेज बुखार। माधव हड़बड़ाकर उठा। नींद, थकान सब एक झटके में टूट गया। उसने बेटी को गोद में उठाया। नन्ही की सांस तेज थी, आंखें अधखुली और होंठ सूखे हुए। नन्ही, बेटा, आंखें खोलो। उसने अपनी पुरानी चादर नन्ही के चारों ओर लपेट दी, लेकिन ठंड जैसे चादर के भीतर भी घुस आई थी। सावित्री की आंखों में डर साफ दिख रहा था, वह डर जो एक मां तब महसूस करती है जब उसकी ममता भी बेबस हो जाए। सावित्री, माधव, इसे वैद्य के पास ले चलो, अब देर मत करो। बाहर अंधेरा था, हवा सुइयों की तरह चुभ रही थी, लेकिन माधव बिना कुछ सोचे नन्ही को सीने से लगाकर तेज कदमों से चल पड़ा। कुछ देर बाद दयानाथ वैद्य की झोपड़ी के सामने पहुंचे। माधव हांफते हुए, वैद्य जी, मेरी बेटी, कृपया जल्दी चलिए। वैद्य ने एक नजर में हालात समझ लिए। उन्होंने अपना थैला उठाया और बिना कोई सवाल किए साथ चल पड़े। झोपड़ी में पहुंचकर उन्होंने नन्ही की नब्ज देखी, माथा छुआ और आंखें बंद कर कुछ पल सोचा। समय पे आ गए हो। थोड़ी और देर होती तो मुश्किल बढ़ सकती थी। माधव की सांस अटक गई। वैद्य, बुखार, ठंड और कमजोरी की वजह से है। बच्ची को गर्म कपड़े चाहिए, अच्छा खाना चाहिए और दवा भी। ये शब्द नहीं थे, ये बोझ थे। माधव की निगाहें झुक गईं। उसके पास दुआ के सिवा कुछ भी नहीं था। माधव टूटती आवाज में, वैद्य जी, मेरी बेटी बच जाएगी ना? अगर देखभाल ठीक से हुई तो हाँ। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। माधव ने नन्ही का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस पल उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या गरीबी उसकी बेटी से उसका बचपन भी छीन लेगी? रात और ठंड दोनों अब और निर्दयी हो चुके थे। झोपड़ी के भीतर नन्ही बेहोशी में बड़बड़ा रही थी। सावित्री उसके माथे पर गीला कपड़ा रखे लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। माधव एक कोने में खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे। दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, पैसे चाहिए अभी। उसने झोपड़ी से बाहर कदम रखा। नन्ही की ओर आखिरी बार आया, जैसे नजरें कह रही हो, जब तक लौटूं जिंदा रहना बेटा। गांव की गलियां सुनसान थी, हर दरवाजा बंद, हर खिड़की चुप। माधव तेज चलता जा रहा था, लेकिन दर्द का एहसास भी नहीं था। उसके सामने सिर्फ एक ठिकाना था, हरदेव ठाकुर का घर। जमींदार का आंगन। हरदेव ठाकुर अपने आंगन में बैठा था। अलाव जल रहा था, गरम कपड़े, मोटी चादर और हाथ में हुक्का। वहीं माधव ठंड से कांपता खड़ा था। हरदेव ठाकुर उपेक्षा से, क्या बात है माधव, इतनी रात को यहां क्यों? माधव ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे से आगे बढ़ा और जमीन पर बैठ गया। माधव कांपती टूटी आवाज में, ठाकुर साहब, मेरी बेटी बहुत बीमार है, तेज बुखार है। वैद्य ने दवा बताई है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं मेहनत करके एक एक पैसा चुका दूंगा। तू लौटाए? माधव की आंखें भर आई, लेकिन आंसू गिरे नहीं। माधव, ठाकुर साहब, अगर आज मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं जिंदा होकर भी मर जाऊंगा। हरदेव ठाकुर ने माधव को ऊपर से नीचे देखा, फिर जेब से कुछ नोट निकाले। हरदेव ठाकुर, ले, लेकिन याद रखना, अगर समय पर पैसा नहीं लौटाया तो तेरी झोपड़ी मेरी। माधव ने बिना कुछ कहे नोट थाम लिए। उसने जमीन छुई। माधव भर्राई आवाज में, आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। माधव पलटा और तेजी से चल पड़ा। पीछे से आवाज आई, हरदेव ठाकुर, और हां, यह मत भूलना, गरीबी का कोई धर्म नहीं होता। माधव दौड़ रहा था। हवा चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ रही थी, लेकिन उसके हाथ में पैसे थे और दिल में एक ही दुआ,
बस मेरी बेटी बच जाए। उस रात माधव ने पहली बार महसूस किया, गरीबी सिर्फ जेब नहीं, आत्मा को भी घायल कर देती है। सुबह होने से पहले ही रात हार मान चुकी थी, लेकिन झोपड़ी के भीतर अंधेरा अब भी जमा था। चूल्हा बुझा पड़ा था, धुएं की गंध और दवाइयों की कड़वाहट हवा में तैर रही थी। नन्ही सो रही थी, बुखार थोड़ा उतरा था, सांसें हल्की हल्की चल रही थी। माधव ने राहत की सांस ली। वह मुड़ा और तभी देखा सावित्री दीवार से टेक लगाए बैठी है। आंखें खुली हैं, पर उनमें चमक नहीं, सिर्फ थकान। माधव धीरे, सावित्री, तो सोई नहीं? सावित्री ने सिर हिलाया, होठों पर हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की, पर मुस्कान रास्ते में ही टूट गई। सावित्री धीमी आवाज में, नन्ही ठीक लग रही है, बस वही देखना था। वह उठने की कोशिश करती है, पर घुटनों में जान नहीं, हाथ कांपते हैं। माधव आगे बढ़ता है। माधव चिंता से, तेरा चेहरा पीला क्यों है? तू कुछ खाती भी नहीं। कुछ नहीं है, बस रात भर जागने से। वह झूठ बोलती है, पर उसका शरीर सच बोल देता है। खांसी का तेज दौरा पड़ता है। माधव का दिल बैठ जाता है। वह पानी लाता है। माधव बेचैनी में, कब से है ये? सावित्री कुछ पल चुप रहती है, फिर बोलती है, सावित्री सच के बोझ के साथ, कई हफ्तों से दिन में काम, रात में ठंड, शरीर अब साथ नहीं दे रहा। मेरी चिंता मत कर, नन्ही ठीक हो जाए, बस वही काफी है। माधव कुछ कहना चाहता है, पर शब्द नहीं मिलते। बाहर सूरज निकल आता है, पर झोपड़ी में रोशनी नहीं पहुंचती। उस सुबह माधव ने समझा, बीमारी हमेशा शोर नहीं करती। कभी कभी वह चुपचाप जिम्मेदारियों के पीछे छुप जाती है, और वही चुप बीमारी एक दिन पूरे घर को खामोशी में डुबो देती है। दोपहर की धूप झोपड़ी की दरारों से भीतर झांक रही थी। हवा में अब ठंड कम थी, लेकिन चिंता की गर्मी बढ़ चुकी थी। माधव दरवाजे पर खड़ा था, रास्ते की ओर टकटकी लगाए। कुछ ही देर में लकड़ी की लाठी टेकता हुआ गांव का बूढ़ा वैद्य अंदर आया। उसकी आंखों में अनुभव था और माथे पर झुर्रियां, जैसे उसने जिंदगी को बहुत पास से देखा हो। वैद्य धीमी भारी आवाज में, किसे दिखा? माधव ने नन्ही की ओर इशारा किया, फिर सावित्री की ओर जो दीवार से टेक लगाए बैठी थी। माधव हिचकते हुए दोनों को। वैद्य पहले नन्ही के पास बैठा, नब्ज देखी, माथा छुआ, सांसों की गिनती की। उसने राहत की सांस ली। वैद्य, लड़की बच। माधव की आंखों में चमक आ गई। उसने जैसे भगवान को धन्यवाद दिया। फिर वैद्य सावित्री की ओर मुड़ा। उसकी नजर रुक गई, जैसे उसने कुछ पहचान लिया हो। वह देर तक कुछ नहीं बोला। नब्ज पकड़ी, खांसी सुनी, पीठ थपथपाई, कमरे में सन्नाटा। माधव बेचैनी से, कुछ कहिए ना। ये साधारण कमजोरी नहीं है। कई महीनों की ठंड, खाली पेट और ज्यादा मेहनत, शरीर टूट चुका है। तो ठीक हो जाएगी? अगर आराम मिले, गर्म कपड़े, अच्छा खाना, तो शायद शब्द माधव के कानों में हथौड़े की तरह लगा। माधव कांपती आवाज में, और अगर नहीं? वैद्य ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस बाहर देखते हुए बोला, फिर ईश्वर की मर्जी। सावित्री ने हल्की मुस्कान दी। सावित्री शांत स्वर में, वैद्य जी, अगर दवा कम पड़े तो पहले बच्ची को दीजिएगा। माधव की आंखों से आंसू गिर पड़े। माधव टूटकर, ऐसा मैं जो दवाइयां हैं लिख देता हूं, पर याद रखना, बीमारी से ज्यादा खतरनाक गरीबी होती है। वह चला गया। झोपड़ी फिर से चुप हो गई। उस दोपहर माधव ने समझा, कुछ सच्चाइयां दवा से नहीं, हिम्मत से झेली जाती है। शाम फिर उतर आई थी। दिन ने जो थोड़ी सी उम्मीद दिखाई थी, रात ने उसे भी समेट लिया। झोपड़ी के बाहर किसी के भारी कदमों की आवाज आई। माधव चौकन्ना हुआ। दरवाजा खुलने से पहले ही आवाज आई, ठाकुर का आदमी। माधव बाहर आ। सावित्री ने कुछ कहना चाहा, पर खांसी ने आवाज दबा दी। नन्ही सो रही थी। माधव बाहर निकला। अलाव की रोशनी में हरदेव ठाकुर खड़ा था, साथ में दो आदमी, कठोर चेहरों वाले। हरदेव ठाकुर ठंडी हंसी के साथ, तो माधव, पैसे का इंतजाम हो गया? ठाकुर साहब, अभी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा वक्त दे दीजिए। वक्त? गरीब आदमी के पास वक्त कहाँ होता है? मैंने शर्त बताई थी, या पैसा या झोपड़ी। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। माधव गिड़गिड़ाकर, मेरी बेटी बीमार है, मेरी पत्नी भी,
बीमारी मेरी जिम्मेदारी नहीं। भीतर से सावित्री की खांसी की आवाज आई। ठाकुर ने झोपड़ी की ओर देखा। हरदेव ठाकुर सोचते हुआ लगता है हालात सच में खराब है। कल सुबह तक या तो पैसा तैयार रहे या घर खाली। वे चले गए। माधव भीतर लौटा। सावित्री ने सब समझ लिया। सावित्री कमजोर आवाज में, घर। माधव ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। उस रात माधव ने जाना गरीबी सिर्फ दरवाजे पर दस्तक नहीं देती, वह भीतर घुसकर छत भी छीन लेती है। रात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। आसमान से गिरती बर्फ झोपड़ी की टूटी छत पर गिरकर पिघल रही थी और ठंडी बूंदों की तरह जमीन पर टपक रही थी। हवा सीटी बजाती हुई अंदर घुस रही थी, जैसे इस घर की आखिरी गर्मी भी चुरा लेना चाहती हो। चूल्हे की राख ठंडी पड़ चुकी थी और उसी राख की तरह घर के भीतर उम्मीद भी बुझती जा रही थी। अचानक एक तेज खांसी की आवाज सन्नाटे को चीर देती है। नन्ही डरते हुए, बाबा बाबा उठो, मां को बहुत जोर से खांसी आ रही है। माधव झटके से उठ बैठता है। नींद और थकान एक ही पल में गायब हो जाती है। वह दौड़कर सावित्री के पास पहुंचता है। माधव घबराई आवाज में, सावित्री, मेरी तरफ देखो, मैं यहीं हूं, कुछ नहीं होगा। सावित्री का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके होंठ सूखे थे और सांसें टूटी टूटी सी लग रही थी, जैसे हर सांस लेने में उसे दर्द हो रहा हो। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। सावित्री कमजोर आवाज में, माधव, आज बहुत ठंड लग रही है, सांस नहीं आ रही। माधव कुछ पल चुप रहता है। फिर जबरन मुस्कान लाकर नन्ही के सिर पर हाथ फेरता है। माधव, हाँ बेटा, मां ठीक हो जाएंगी, बाबा है ना। लेकिन उसके दिल को अपनी ही बातों पर यकीन नहीं था। बाहर हवा और तेज हो जाती है। झोपड़ी की दीवारें कराहने लगती है। सावित्री धीरे धीरे, माधव, अगर मुझे कुछ हो जाए तो नन्ही का ध्यान रखना, उसे मेरी कमी महसूस मत होने देना। माधव टूटते हुए, ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं अभी किसी से मदद मांग लाऊंगा, ठाकुर से, वैद्य से, किसी से भी। माधव चूल्हे में आग जलाने की कोशिश करता है। गीली लकड़ियां सिर्फ धुआं देती है, गर्मी नहीं। धुआं पूरे कमरे में फैलने लगता है। नन्ही डर के मारे, पाप, मुझे डर लग रहा है। माधव नन्ही को सीने से लगा लेता है और सावित्री के पास बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माधव आसमान की ओर देखते हुए, भगवान, अगर कुछ लेना है तो मुझसे लो, मेरी बीवी को मत छीनो। सावित्री की सांसें और धीमी हो जाती है। बाहर बर्फ गिरती रहती है। उस रात ठंड सिर्फ अब मौसम नहीं थी, वह एक ऐसी सच्चाई थी जो धीरे धीरे एक परिवार की खुशियां छीन रही थी। और ये रात किसी बहुत बड़े दुख की शुरुआत थी। रात अब अपने आखिरी पहर में थी। बर्फ गिरनी थम गई थी, लेकिन ठंड और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी, ऐसी खामोशी जिसमें सांसों की आवाज भी डराने लगती है। माधव सावित्री के पास बैठा था। उसकी आंखें एक तक उसके चेहरे पर जमी हुई थीं, जैसे हर पल उसे जबरदस्ती जिंदा देखना चाहता हो। माधव धीरे से, सावित्री, मेरी बात सुन रही हो ना? देखो, सुबह होते ही मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सावित्री की सांसें अब बहुत हल्की हो चुकी थीं। उसकी छाती उठती थी, फिर रुक जाती थी, और फिर बड़ी मुश्किल से एक और सांस आती थी। नन्ही अपनी मां का हाथ पकड़े बैठी थी। नन्ही डरी हुई आवाज में, मां, मेरी तरफ देखो ना, मां। सावित्री की आंखें आधी खुली थी। उसने आखिरी बार नन्ही की तरफ देखा। उसके होंठ हिले। सावित्री बहुत धीमे, नन्ही, मेरी बच्ची। फिर उसने अपनी नजर माधव पर टिकाई। उस नजर में शब्द नहीं थे, सिर्फ भरोसा, दर्द और विदाई। उसकी सांस रुकी। एक पल के लिए सब थम गया, हवा भी, समय भी। माधव उसका हाथ जोर से रगड़ने लगता है, उसकी छाती को सहलाता है, जैसे अपने हाथों से ही उसकी सांसें वापस ला लेगा। माधव रोते हुए, नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें जाना नहीं था। लेकिन सावित्री अब शांत थी, बहुत शांत, इतनी शांत कि उस शांति ने पूरे घर को जकड़ लिया। नन्ही मां की छाती से सिर लगाकर सुनने की कोशिश करती है। नन्ही मासूमियत से, बाबा, मां की सांस क्यों नहीं चल रही? माधव कुछ नहीं बोल पाता। उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखें सच देख चुकी थीं, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था।
वो सावित्री को सीने से लगा लेता है। माधव फूट फूट कर, मैं तुम्हें बचा नहीं सका, मेरी गरीबी, मेरी बेबसी, सब मेरी गलती है। नन्ही समझने लगती है। वो जोर से माँ को पकड़ लेती है। नन्ही रोते हुए, माँ उठो ना, मुझे छोड़कर मत जाओ, माँ माँ। उस रात ठंड ने सिर्फ एक औरत की जान नहीं ली, उसने एक पति से उसका सहारा और एक बच्ची से उसकी पूरी दुनिया छीन ली। झोपड़ी में रोने की आवाज गूंज रही थी और बाहर रात बिल्कुल खामोश थी। सुबह हुई लेकिन उस झोपड़ी में उजाला नहीं आया। सूरज निकला था पर माधव की दुनिया में अंधेरा और गहरा हो चुका था। सावित्री का शरीर चुपचाप जमीन पर लेटा था। जिस औरत ने पूरी जिंदगी सबका बोझ उठाया, आज वो खुद बोझ बन चुकी थी दूसरों की नजरों में। माधव लकड़ियां मांगने गांव गया। ग्रामीण एक धीमे स्वर में, बेचारी, बहुत ठंड थी इस साल। गरीबों की मौत पर कौन रोता है भाई। कुछ लोगों ने लकड़ी दे दी लेकिन कोई साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। हम अपने काम में है माधव, तू ही कर ले सब। माधव ने सिर झुका लिया। बिना कुछ बोले सावित्री का शरीर अपने कंधे पर उठाया। नन्ही उसकी उंगली पकड़े पीछे पीछे चल रही थी। नन्ही का चेहरा सूना था, शायद वो रोना भूल चुकी थी। जंगल के किनारे चिता चली, लकड़ियां नहीं, माधव का दिल जल रहा था। माधव कांपती आवाज में, सावित्री, मैं तुझे वो गर्मी नहीं दे पाया जिसकी तू हकदार थी, मुझे माफ कर देना। आग बुझ गई, राख उड़ गई और एक और गरीब औरत का नाम दुनिया से मिट गया। घर लौटकर माधव देर तक चुप बैठा रहा। नन्ही उसके पास आकर बैठ गई। नन्ही धीरे से, बाबा अब माँ ठंड में नहीं होंगी ना। माधव ने नन्ही को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, शायद अब आंसू भी थक चुके थे। माधव खुद से, मैं तुम्हें नहीं खोना बेटा, अब नहीं। उस दिन माधव ने समझ लिया, गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, गरीबी इंसान से आवाज, इज्जत और सहारा सब छीन लेती है। लेकिन उसी दिन एक और बात भी साफ हुई, अगर समाज समय पर हाथ बढ़ा दे तो शायद कोई सावित्री ठंड से ना मरे। अगर इंसान इंसान के काम आ जाए तो गरीबी इतनी निर्दयी न बने। गरीबी किसी का अपराध नहीं होती, लेकिन गरीबी में किसी को मरने देना ये पूरे समाज की सबसे बड़ी नाकामी होती है। कभी किसी की मजबूरी को तिरस्कार मत समझो। आज जो ठंड किसी और की जान ले रही है, कल वही ठंड तुम्हारे दरवाजे पर भी दस्तक दे सकती है, क्योंकि इंसान को ठंड से नहीं, इंसानों की बेरुखी से ज्यादा मरना पड़ता है।